अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ जुनूनियत बाय अरीज शाह पार्ट 8। वो आज भी उसे लेने जल्दी आ गया था। उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, एक तो सुबह वाली बात पर और अब उसका फिर से जल्दी आ जाना, यानी ये फिर उसे अपने साथ कहीं ज़बरदस्ती लेकर जाने वाला था। उसने प्यून को ये बोलकर वापस भेज दिया कि अभी उसका पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, जिस पर उसे जवाब मिला था, मैं बाहर ही हूँ, तुम पेपर ख़त्म करके आराम से आ जाओ। वैसे तो इन जनाब की मसरूफियत ही ख़त्म नहीं होती और अब जब से निकाह हुआ है वेले ही हो गए हैं। वो सोचते हुए अपनी किताब उठा चुकी थी जब वहीं उसकी कुछ क्लास फेलोज आनम, राबिया और नैना आकर बैठ गई। लड़की, तुम्हारी गाड़ी तो कब की आ चुकी है, लगता है तुमने आज घर नहीं जाना, राबिया उसके पास बैठते हुए कहने लगी थी। वैसे तुम लोगों ने ड्राइवर कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं रख लिए। मुझे तुम्हारे ड्राइवर का नंबर मिल सकता है, आनम शरारत से उसके पास बैठते हुए बोली। वो मेरे कजिन है, उसने चबा चबा कर कहा, जिस पर उन तीनों लड़कियों ने बेबाक कह कहे बुलंद किए थे। तो ऐसे कजिन को बाहर क्यों खड़े रखा है? सुना है तुम्हारा निकाह हुआ है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि कहीं हम तुमसे ट्रीट ना मांग लें। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो दरअसल सब कुछ अचानक ही हुआ और मेरे सारे टीचर्स मेरे निकाह में भी शामिल हुए थे। मैंने क्लास में भी सबको ही बताया था, किसी से छुपाने वाली तो बात ही नहीं। उसका अंदाज बहुत ही सरसरा सा था। यहाँ उसकी कोई भी ऐसी दोस्त नहीं थी जिसे वो अपने निकाह में बुलाती, और दोस्तियाँ वैसे भी बहुत कम किया करती थी। मिशेल आपी ने तो कहा था कि वो अपनी क्लास फेलोज़ को बुला ले, और उसने सरसरी अंदाज में सबको कह दिया था। शायद उसके बुलाने का अंदाज ही किसी को पसंद नहीं आया था। मिशेल आपी तो उससे पूछते ही रह गई कि उसके निकाह में उसकी सहेलियों में से कोई भी क्यों शामिल नहीं हुआ, और वो उन्हें क्या बताती कि वह ऐसी दोस्तियों से 1000 मील दूर रहना पसंद करती है जिस तरह की दोस्तियाँ उसे उसकी यूनिवर्सिटी में मिल रही थी। खैर, हम पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। ट्रीट तो तुम आज भी दे सकती हो, और हमारे हिसाब से तो तुम्हारा एक ही कज़िन था ना जिसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। तो ये जो बाहर कज़िन है वो जीजू ही तो नहीं? ये लड़कियां इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ही उसकी सहेलियां बन रही थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। तो बस ठीक है लड़कियों, चलो जीजू से ट्रीट लेते हैं। वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि दिशम परेशानी से उनके कपड़े देखने लगी जो उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे थे। नहीं, वो बहुत मसरूफ़ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना वक्त निकाल पाएंगे, वो जान छुड़वाते हुए कहने लगी। हमें तो इतने मसरूफ़ नहीं लग रहे। अगर वो पिछले पौने घंटे से तुम्हारे इंतज़ार में बाहर रुक सकते हैं तो फिर हमें 15 मिनट ट्रीट लेने में वक्त लगेगा क्या? चलो लड़कियों आ जाओ बाहर, लड़कियां जल्दी से कहते बाहर की तरफ चली गई थी, जबकि उसे लगा जैसे उसके कदम मन भारी हो गए हैं। वो क्या समझेगा कि उसकी सहेलियां इस तरह की है। जीजू, मैं आलम हूँ, ये राबिया है और ये नीना है, और हम सब आपकी मिसेस की सहेलियां हैं। और वो तीनों शौक और चंचल अंदाज में उसके पास आते हुए बोली। उनके पीछे आती दिशम को देखकर उसने लड़कियों के हुलिये को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। जीजू, ये लड़की बड़ी बेवफा है, इसने हमें निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया, और आज जब हमें पता चला है तो हम सीधी आपके पास आ गई हैं, आपसे ट्रीट लेने के लिए। अब खबरदार, जो आपने ये कहा कि आप मसरूफ़ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले पौने घंटे से आप यहीं पर खड़े अपनी मिसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर हम सालियों को छोटी सी ट्रीट तो ज़रूर देंगे। नीना ने उसके कुछ बोलने से पहले ही कह दिया था। अरे क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, वैसे शक्ल से कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं लगते, राबिया ने कहा। हाँ हाँ, ज़रूर आइए, बैठे गाड़ी में, उसने खुश अखलाक़ी से कहा था, जबकि इन लड़कियों के टाइट जीन्स और छोटे छोटे टॉप्स देखकर अपनी मनकुहा की सहेलियों पर सख्त बदमज़ा हुआ था। कहाँ वो खुद को छुपा कर रखने वाली लड़की, और कहाँ ये उसकी आधी नंगी सहेलियाँ। वो उसके साथ फ्रंट डोर खोल कर बैठी तो वो तीनों पिछली सीट पर विराजमान हो गई थी, जबकि गाड़ी शहर के सबसे महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खड़ी करता उन्हें बाहर आने को कहकर दिशम की साइड का दरवाज़ा खोलने लगा था, जिस पर उन्होंने हुटिंग की थी। मुझे नहीं लगता था तुम्हारी फ्रेंड्स इस तरह की होंगी, खैर थोड़ी एहतियात किया करो दोस्ती करते हुए, उसके साथ अंदर आते हुए वो बहुत ही कम आवाज़ में बोला था। जबकि उन तीनों लड़कियों की हरकतें देखकर वो यही सोच रही थी कि काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। दूसरी तरफ कुछ फासले से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब आगे की तरफ बहता हुआ पानी है या कोई आबशार होगी। बहुत अच्छा है, इस तरफ जानवर होने का अमकान कम है।
وہ آواز سنتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے پاس یہی ایک آسرا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ درختوں کے اندھیروں سے نکل کر چاندنی کی روشنی میں آ گئے تھے۔ شکر ہے اللہ پاک، کم از کم کوئی راستہ نظر آیا۔ وہ پرسکون سا بہتی آبشار کے پاس آ گیا تھا۔ کم از کم سب نظر تو آ رہا تھا۔ وہ اندھیرے سے نکل آئے تھے۔ اب صبح یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ چل چل کر پیروں میں درد ہو گیا ہے، وہ پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہی ایک لکڑی اٹھاتے ہوئے ٹائیگر کو اشارہ کر رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ اس لکڑی کے ساتھ وہ جڑی بوٹی کو توڑتے ہوئے دیکھ اسے پوچھنے لگی۔ اپنی بھوک کا کچھ انتظام کرنے لگا ہوں، تم تو کھا پی کر آئی ہو، میں تو بالکل خالی پیٹ ہوں، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ وہ ٹائیگر کے منہ سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے ساتھ باندھنے لگا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یہ کتا کیا لے کر آئے، یہ کتا کیا لے کر بھاؤ بھاؤ۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ٹائیگر نے اس پر بھونکنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے ٹائیگر جی، یہاں کیا لے کر آئے ہیں، اور تم یہ لکڑی سے کیوں اسے باندھ رہے ہو؟ وہ شائزم کے پیچھے چھپے ہوئے عزت سے ٹائیگر کو پکار کر کہنے لگی۔ کیڑا ہے یار، اس نے اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چلتے پھرتے کیڑے کو دکھایا تھا، جس پر وہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ زیادہ چیخو مت، شیر آ گیا نا تو اپنا انجام تم جانتی ہو۔ وہ اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا اپنی لکڑی پانی میں پھینک چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح کوئی مچھلی تمہارے ہاتھ آئے گی؟ اور کیا اسے یہ کیڑا پسند ہوگا کھانے میں؟ میرے خیال میں اس وقت تو مچھلی کچھ بھی نہیں کھائے گی، وہ اپنی پیٹ پوجا کر کے آرام سے سو رہی ہوگی اندر۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اپنے روشن خیالات اس پر ظاہر کرنے لگی۔ تم سچ میں اتنی بیوقوف ہو یا مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اب تم نے مجھے بیوقوف بولا نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، کب سے برداشت کر رہی ہوں میں تمہیں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آدمی اب ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھتا جا رہا ہے۔ بس دکھا لی تم نے اپنی ہمت، بیٹھ جاؤ واپس۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا نا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر اتار لایا تھا۔ تم بہت بری انسان ہو، آئی ہیٹ یو، میں واپس جا کر کبھی تمہارے منہ نہیں لگوں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اپنی لکڑی پر دباؤ محسوس کرتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اگلے 2 منٹ میں ایک موٹی تازی مچھلی اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ ہائے بیچاری، تم اسے کھا جاؤ گی؟ وہ اس مچھلی کو دیکھتے ہوئے اس ظالم شفاق شخص سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اپنے کارنامے پر بڑا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ کھاؤں گا، میں تو مزے لے لے کر کھاؤں گا۔ ویسے بیچارہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اور تمہارے حساب سے تو یہ اپنا پیٹ بھر کر سو رہی تھی نا، تو کیا ضرورت ہے لالچ کرنے کی؟ اب ہٹو پیچھے۔ وہ مچھلی کے دم نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے وہیں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ بے وقوف آدمی، آگ کہاں سے لگائے گا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے ماچس نکالی۔ یہ ماچس کدھر سے لائے تم؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ماچس کے ساتھ سگریٹ کی ڈبی دکھاتا وہ اس کی بات کا جواب دے کر آگ جلا چکا تھا۔ ای گندے، تم اسموکنگ کرتے ہو؟ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا ہمدرد انسان جاگ اٹھا تھا۔ میں نے تم سے ٹپس مانگی؟ وہ مچھلی کو لکڑی کے اوپر ٹانگتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہوں گی کہ یہ تمہاری صحت کے لیے بہت برا ہے، اس سے انسان بہت جلدی مر جاتا ہے۔ ردھم نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے سگریٹ پینے سے انسان مر جاتا ہے؟ چلو آؤ، میں تمہیں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ لندن میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام اینتھونی تھا۔ وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ چلو میں اسموکنگ چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سارے پیسے بچاتا ہوں جو میں سگریٹ پر خرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 1 سال تک اسموکنگ چھوڑ دی، اور 1 سال کے بعد اسموکنگ کے جتنے بھی پیسے اکٹھے کیے تھے ان پیسوں سے بائک لے لی۔ وہ بڑے ہی جوش سے بتا رہا تھا، جبکہ ردھم، جس نے شروع میں اس کی کہانی میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا تھا، اب خوش ہوتے ہوئے سننے لگی تھی۔ دیکھا، اس نے اسموکنگ چھوڑی تو اسے نئی بائک مل گئی۔ وہ اسے فائدہ بتا رہی تھی۔ ہاں، لیکن اسی بائک کی پہلی ڈرائیو میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا بیچارے کے سگریٹ کے سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ 1 سال سگریٹ پیتا رہتا اور پھر اپنی بائک سے مرنے کے بجائے کسی بس کا سفر کرتے ہوئے مر جاتا۔ بیچارہ 1 سال تک اپنے مزے سے بھی دور رہا اور مر بھی گیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا چکا تھا۔
रिदम बस उसे घूर कर रह गई। इस आदमी से बातों में जीतना आसान तो हरगिज नहीं था। बेहतर था कि वो बहस ही छोड़ दे। थोड़ी देर में वो बड़े मज़े से उसके सामने बैठा मछली खा रहा था और उसे सिगरेट के फ़वाइद भी बता रहा था। वो सुबह सुबह ही उनसे टेस्ट लेकर चला गया था। दूसरी तरफ वो सुबह सुबह ही उनसे टेस्ट लेकर चला गया था। आज कोई लेक्चर नहीं हुआ था, बल्कि मुसलसल उनका टेस्ट ही चलता जा रहा था, जिसमें वो सारे ही मसरूफ़ रहे। अपने टेस्ट को लिखते हुए हरम खुद पर उसकी नज़रों को महसूस करती रही थी। 2-3 बार उसे निगाहें उठाकर देखा तो उसे पूरी क्लास में नज़र दौड़ाते देखकर अपना ख्याल रखते हुए अपने टेस्ट पर ध्यान देने लगी। लेकिन फिर भी वो बार बार उसकी निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जब उनका टेस्ट ख़त्म हुआ तो सबके टेस्ट लेकर वो क्लास से निकल गया था। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था जब उसने टेबल पर कुछ पड़ा देखा। उसने जल्दी से उठकर टेबल पर से अपनी की चेन उठाई थी, जो उस दिन जो उस दिन सर ने उससे ले ली थी। ये उनके मोबाइल के साथ लगी थी, तो उधर कैसे गई वो समझ न सकी, लेकिन वो उसको पहचान ज़रूर पा रही थी। अरे ये सर यहीं छोड़ गए क्या? मीशा उसके पास आते हुए कहने लगी। वैसे सर की नहीं है, तेरी है ना, तो ले वापस रख ले। तो कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें देने की, मिशा ने शरारत से कहा तो वो खुद भी हंस पड़ी थी। जब वो वापस क्लास में दाखिल हुआ और उसके हाथ में मौजूद अपनी कीचेन देख के उसके पास ही आ गया। क्या हुआ, आपको चाहिए क्या ये? वो उससे सवाल करने लगा था, बिल्कुल सीरियस अंदाज में। शायद वो उसे वापस करना चाहता था, लेकिन वो क्यों उसे वापस लेती? वो तो उसकी थी ही नहीं। ये बात तो उसे पूरी क्लास के सामने एक्सेप्ट कर ली थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी है। उसने फ़ौरन उसके हाथ में देकर अपनी सीट संभाल ली थी, जिस पर वो बहुत दिलकशी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मौजूद की चेन पर अपनी गिरफ्त सख्त करता क्लास से निकल गया था। तुम भी मेरी हो हरम काज़मी, और ये बात मैं बहुत जल्द बताऊंगा तुम्हें। सही कहता है सियाम, जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता हूँ। तो तुम तो मेरी मोहब्बत तुमसे तो मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुमसे दस्तबरदार होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। राहत काज़मी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी गलतियों की सज़ा मैं खुद को दूंगा। मैंने तुम्हें चाहा है, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी हद क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं राहत काज़मी को माफ़ करूंगा, और ना तो मैं राहत काज़मी को माफ़ करूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। दूसरी तरफ वो उससे बातें करते करते सो गई थी। वो इस तरह सो जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। अब वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो उससे बातें कर रही थी, बल्कि उसे अपनी बातों से परेशान कर रही थी। कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो ये सर्दियों की सर्द रात थी, सर्दियां शुरू हो चुकी थी। ये इलाका भी काफ़ी ठंडा था और आबशार के पास सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर वो सारी रात यूं ही पड़ी रहती तो यकीनन बीमार पड़ जाती, और वो उसके दादा जान के लिए अजीज़ थी, और वो अपने दादा जान को कोई तकलीफ़ नहीं होने दे सकता था। अगर उसके होते हुए उसके दादा जान की अजीज़ा को कोई तकलीफ़ होती तो वो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि वो उनकी नवासी का ख्याल तक न रख पाया। वो कैसे अपने दादा जान से निगाहें मिलाएगा? इसी सोच के साथ उसने उसके लिए कोई इंतज़ाम करने के बारे में सोचा और फ़ौरन ही उठकर खड़ा हो गया। सारी रात में सारी रात में उस लड़की को यूं ही पड़े तो नहीं रहने दे सकता। कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। दोस्त, वो टाइगर से मुखातिब था, जो बहुत गौर से उसे देख और सुन रहा था। तुम यहाँ इसके पास बैठो और इसकी हिफाजत करो, तब तक मैं इसके लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? वो उसे ताकीद करते हुए वहाँ से निकल गया था, जबकि टाइगर इस वक्त उसके जितने करीब बैठा था। अगर वो होश में होती तो डर के मारे चीखे तो ज़रूर मारती। वो थोड़ी ही देर में अपने हाथ में बहुत सारी घास फूस जमा करके ले आया था। दोस्त, मुझे घूरो मत, मुझे यही मिला फ़िलहाल इसके लिए। मैं जानता मैं नहीं जानता ये सुबह किस तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन फ़िलहाल इसे सर्दी से बचाने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। वो आग से थोड़े फासले पर घास से एक बिस्तर बनाने लगा, जो कि स्पेशल उसे इस गले पड़ी महारानी के लिए था जो कि स्पेशल उस गले पड़ी महारानी के लिए था। वो अभी तक जितना उसके बारे में समझा था वो इतना ही था कि वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट जाहिर करती थी, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धू सी थी, और कोई भी उसकी मासूमियत का फ़ायदा आसानी से उठा सकता था। दादा जान के साथ उसका क्या रिश्ता था? वो उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? इस तरह के बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में थे, जिनका जवाब वो घर वापस जाकर मांगने वाला था। वो बिस्तर लगाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा।
सुनो रिदम, उठो और वहां जाकर आराम करो। इस तरह सारी रात बेसुकूनी में ही सोती रह जाओगी। आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं अभी कितने धक्के खाने हैं इस जंगल में। वो उसका कंधा हिलाते हुए कहने लगा, जब अचानक रिदम ने आंखें खोले बिना उसके सीने पर अपना सर रख दिया। उसे जगाता ही रह गया, लेकिन वो उसके कंधे से लगी सो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे किस तरह से जगाए। ये लड़की उसके लिए एक बहुत मुश्किल इम्तिहान बन रही थी। वो काफी देर बैठा उसका मासूम चेहरा देखता रहा। ये लड़की बहुत अलग थी। आज तक जितनी लड़कियों से वो मिला था, इन सब से अलग। उसने आज तक लड़कियों को अपने आगे पीछे मंडलाते ही देखा था। उसकी ज़ाहिरी शख्सियत और पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर बहुत सारी लड़कियों से इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती थी। कोई उसके चेहरे पर फिदा हो जाती तो कोई उसके महंगे लाइफस्टाइल पर मर मिटती, लेकिन वो फासला बनाकर रखता था। लेकिन ये वो वाहिद लड़की थी जो उसे मुंह नहीं लगाती थी, बल्कि जब भी सामने आती थी सिर्फ लड़ने के लिए ही आती थी। शायद यही वजह थी कि वो उससे बात भी कर रहा था और फिलहाल वो उसे बुरी भी नहीं लगी थी। लेकिन ये जान कर कि वो दादा जान की नवासी है और दादा जान उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसका ख्याल रखने पर मजबूर हो गया था। ये अलग बात है कि अब तक उसने उसमें ऐसी कोई बुरी आदत नहीं देखी थी जिससे वो उससे दूर भागता या उससे आजिज आ जाता। वो आहिस्ता से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठाकर अपने तैयार करदा बिस्तर पर ले आया था। वो उसे उस बिस्तर पर लेटते वो उसे उस बिस्तर पर लेटाते हुए अपना जैकेट उतार कर उसके सर से बांध चुका था। बाकी तो उसने लंबा सा गरम जंपर पहन रखा था और पैरों में गरम मोज़ों के साथ जॉगर्स भी थे। क्या ख्याल है टाइगर, तुम्हारी मर्जी हो तो क्या हम भी थोड़ी देर आराम कर लें? वो साथ में अपना बिस्तर लगाते हुए अपने टाइगर से पूछने लगा, जो उसके पास ही बैठते हुए हर तरफ ध्यान दे रहा था। वो बहुत ही शातिर नस्ल का कुत्ता था जिसे उसने फ्रांस से मंगवाया था। ऐसे कुत्तों को लोग बांध कर रखते थे, लेकिन वो अपने टाइगर को हमेशा अपने साथ आज़ाद रखता था। तकरीबन 2.5 साल से उसके साथ था और अब तक उसने अपने कुत्ते से बहुत प्यार किया था और उसकी तरफ से बहुत प्यार पाया भी था। वो जानता था वो उसे बेशक आराम करने के लिए कह दे, लेकिन वो सारी रात जाकर उसकी हिफाजत करेगा। वो करवट लेकर रिदम के चेहरे को देखने लगा था। मासूम सा पुरनूर चेहरा न जाने उसे किसकी याद दिलाता था, लेकिन एक भूला हुआ चेहरा उसकी निगाहों में आता ज़रूर था। वो सोचते सोचते आंखें बंद कर गया था। दूसरी तरफ दिन तेजी से गुजर रहे थे। अब उसके सिर्फ 2 ही पेपर बाकी थे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर किसी को अपनी अपनी फिक्र लग चुकी थी, जबकि वो अपने पेपर्स के दौरान शादी की वजह से बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही थी। कभी पार्लर वाली आकर उसकी शक्ल सुधारने उसे बिठा लेती, तो कभी बाजारों के चक्कर। वो इन सब की वजह से बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मसला ये था कि वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं पा रही थी। दादा जान और घर के बाकी सारे बड़े शादी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लग चुके थे, क्योंकि पोती बेशक वो इस खानदान की तीसरी थी, लेकिन इकलौते पोते की भी तो शादी थी, जिसे हर लिहाज से परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। पता नहीं कौन कौन से मेहमान को कौन कौन से मुल्क से इनवाइट कर लिए गए थे। आधे से ज़्यादा मेहमान तो हवेली में आकर रहने भी लगे थे। कभी कोई उसके कमरे में आ जाता तो कभी कोई। वो इन सब लोगों की वजह से बहुत तंग थी। वो अपना कमरा ज़्यादातर लॉक ही रखती थी। अब कोई उसे मजबूर कहे या मगरूर उसकी बला से। उसे बस अपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से देने थे और उसे कोई मतलब ना था किसी से भी। हरम तो इतने दिन से सोच रहे हरम तो इतने दिन से सोच रही थी छुट्टियां लेने के बारे में, लेकिन आज आखिरकार उसने अपनी दरख्वास्त लिखकर तैयार कर ली थी। लेकिन उसे ये फिक्र लग गई थी, न जाने उसे छुट्टियां मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि उनके पेपर भी पास आ चुके थे। तो ऐसे में उनकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से चल रही थी। ऐसे में किसी स्टूडेंट को छुट्टियां देना उसकी तालीम पर बुरा असर डाल सकती थी। लेकिन हरम क्या करती? उसके इकलौते भाई की शादी थी, जिसमें उसने हर कीमत पर शिरकत करनी थी। वो जल्दी जल्दी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सर पकड़कर बैठ गई। जी अम्मा, अब क्या हुआ? वो दरवाजे से झांकती अपनी अम्मा से पूछने लगी। वो पार्लर वाली कह रही है कि ब्राइडल का कुछ करना है, बाहर आओ। अम्मी उससे कहते हुए बाहर आने का इशारा करने लगी, जब पीछे अचानक उदास आया। क्यों इस मासूम के पीछे पड़ गई हैं चाची जान? उसे अपनी पढ़ाई करनी है, कल उसका पेपर है। ये सारे गैर ज़रूरी काम बाद में भी तो हो सकते हैं। शादी कोई आज ही तो नहीं है। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और फजूल में आगे पीछे घूमते हुए ना देखो। मैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान आगे पीछे घूमते हुए ना देखूं। मैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पर
تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ وہ چاچی جان بار بار اس کے دروازے پر دستک نہ دے اور باقی لوگوں کو بھی منع کر دیں۔ آپ لوگوں نے فضول میں یہ اتنا بازار لگایا ہے، شادی کی تیاریاں منگل سے کرنی چاہیے۔ مایو بدھ کو ہوگا تو فضول میں اتنا تماشا لگا دیا ہے آپ لوگوں نے یہاں۔ دیشم حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ آج وہ دیشم کی زبان بول رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اتنا جلدی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم ابھی تک میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر جاؤ۔ اور چاچی جان، آپ پلیز پارلر والی کو کہہ دیجیے کہ میری دلہن بزی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا جب وہ بھی مسکرا دی، جبکہ دیشم ایک نظر اسے دیکھتی اپنا دروازہ بند کر کے واپس اندر بیٹھ گئی تھی۔ چاچی بنا کچھ بولے پلٹ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دوسری طرف سے فوراً دروازہ کھل گیا تھا۔ آپ؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ سب کو ایسے ڈسٹرب کرنے سے منع کر رہا تھا اور اب خود ہی دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا، اوپر سے اس کی بے باک نظریں۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ اوپر چلی جاؤ۔ اوپر والے پوشن پر میرا پرانا کمرہ خالی ہے اور وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ تمہیں وہاں کوئی آواز نہیں آئے گی اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ تم آرام سے وہاں اپنے پیپر کی تیاری کر لو۔ وہ اسے مفید مشورہ دے رہا تھا۔ کوئی کچھ کہے گا تو نہیں؟ اس نے نہ جانے کیسے اس سے پوچھ لیا تھا۔ کوئی تمہیں کیوں کچھ کہے گا جبکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اوپر چلی جاؤ؟ اب ٹائم ویسٹ مت کرو، جلدی سے کتابیں اٹھاؤ اور اوپر چلی جاؤ، اور اتنی ہی پڑھائی کرنا جتنا ضرورت ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی مت بنا لینا۔ میں اپنی دلہن کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر دیشم کو اپنا دل بھی اور بھی تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنی کتابیں اٹھانے لگی جب اچانک دماغ میں ایک سوچ آئی۔ وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا تو کیا ممکن تھا کہ شادی کے بعد بھی اسے پڑھنے دیتا؟ کیا ممکن تھا کہ وہ اس کی پڑھائی پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگاتا؟ کیا ممکن تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر پاتی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ اس شخص سے کوئی امید نہیں لگا سکتی تھی۔ ابھی تک تو یہ ہی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا تھا، تو ایسے میں اس شخص سے امید لگانا سراسر بے وقوفی تھی۔ کہ وہ کب گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدل دے اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ اس آدمی پر بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بچپن سے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو اب اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنے سارے رنگ بدل لینے تھے، لیکن فی الحال وہ اس کے لیے اچھا سوچ رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ کتابیں اٹھا کر سب سے نگاہیں بچا کر اوپر چلی گئی تھی۔ کمرہ اندر سے بند کرتے ہوئے بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ باہر سے کوئی بھی آواز اندر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں وہ سکون سے پڑھ سکتی تھی۔ گرمیوں میں اکثر یہ کمرہ خداش کے استعمال میں رہتا تھا، جبکہ سردیوں میں وہ یہ کمرہ نہیں بلکہ نیچے والا کمرہ استعمال کرتا تھا۔ اور پھر جب دادا جان بیمار ہوئے تو مستقل نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ اب تو تقریباً 1-1.5 سال سے کمرہ اسی طرح ویران پڑا تھا، جو آج اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا۔ دوسری طرف وہ مری کے ایک بہت خوبصورت علاقے میں آئے تھے۔ اس کے مطابق تو وہ صرف 2 سے 3 دن کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ 3 ہفتوں کے لیے اس ہٹ کو بک کر چکا ہے اور اگلے 3 ہفتوں تک وہ یہیں پر رہنے والے ہیں۔ وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، لیکن وہ دل کا بھی اتنا اچھا اور محبت کرنے والا ثابت ہوگا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ بدل جائے گا، بالکل کسی خواب کی طرح۔ وہ کبھی نہ کبھی اس خواب سے باہر نکل آئے گی اور اصل دنیا کا رنگ دیکھے گی، لیکن ذریعام کا چاہتوں سے بھرپور انداز اسے اس دنیا میں پر یقین کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اسے اس کے ماں باپ سے ملوا کر لایا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ لگی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی اور وہ انہیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ کتنی مان اور محبت سے کہا تھا اس شخص نے کہ وہ کسی فضول رسم کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے وہ اس کی بیوی ہے، جس کی وہ نہ صرف خود عزت کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان میں عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا، اس کے ہر قدم پر ساتھ کھڑا ملے گا۔ وہ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے خوبصورت نظاروں میں مگن تھی جب اسے اپنے گرد گرم شال محسوس ہوئی اور پھر ایک نرم گرم سا مضبوط حصار۔ تمہیں بیمار ہونے کا شوق ہے کیا؟
पहले ही जब से यहाँ आई हो नाक सुर्ख करके बैठी हो, और अब बिना शॉल बिना किसी गर्म कपड़े की यहाँ बाहर सर्दी में खड़ी हो। खुदकुशी करने का ये तरीका हलाल तो नहीं लगता। और उसके बाजू सहलाते हुए उसे अपने हिसार में कैद की बोल रहा था, जबकि उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हसीन ज़िंदगी मिली है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने भी मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सर रखा था। क्या बात है, लगता है मेरी मिसेस को ज़रूरत से ज़्यादा हसीन ज़िंदगी मिल गई है। ज़रा मुझे भी इस हसीन ज़िंदगी का एक नज़ारा करवा दो। वो उसकी सुर्ख लबों को झुककर चूमते हुए पीछे हटा। वो शर्मा कर सर झुका गई। वाह, काफ़ी मीठा नज़ारा है, मुझे तफसील से देखना चाहिए। वो अचानक ही उससे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, तो उसकी कुर्बत पर वो दिल थाम कर रह गई। वो ऐसा कुछ करने वाला है ये तो उसने सोचा भी नहीं था। जबकि ज़रियाम उसकी सोचों को नज़रअंदाज करता उसे यूं ही बाहों में उठाए अंदर ले गया था। उसकी आंख खुली तो उसने थोड़े से फासले पर उस शख्स के बिस्तर को लगे देखा था, जबकि टाइगर वहीं पर आराम से बैठा हुआ था। उसे एक लम्हे के लिए उस कुत्ते से खौफ आया था, जबकि जिस तरह वो आराम से बैठा था वो भी आराम से बैठ गई बिना कोई हरकत किए। उसे देख रही थी, जबकि हर तरफ नज़र घुमाते हुए शायज़म को ढूंढ रही थी। कल रात न जाने कब वो सोई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। चल चल कर वो बहुत बुरे तरीके से थक चुकी थी, लेकिन फिर अब उसे एहसास हो रहा था कि इस तरह किसी गैर मर्द पर भरोसा करके वो इतनी बेफिक्र नहीं हो सकती थी। अगर कल रात उस आदमी की नीयत ख़राब हो जाती और वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर देता, तो वो कैसे अपने नाना को अपना चेहरा दिखाती। वो था तो एक आदमी ही ना, वो किसी गैर इंसान पर इस कदर भरोसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसके गिर्द उसका जैकेट लिपटा हुआ था, जबकि उसका बिस्तर भी काफ़ी ज़्यादा फासले पर था। मतलब वो भी उसकी इज्जत का मफहूम बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो बुरा इंसान हरगिज़ नहीं था, वरना कल से लेकर अब तक उसे ऐसे बहुत सारे मौके मिल चुके थे जिसमें वो उसका फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन उस शख्स ने ऐसी कोई हरकत या घटिया मजाक उसके साथ नहीं किया था। यही उसके ख़ानदानी होने का सबूत था। वो एक गैर मर्द के साथ थी, लेकिन महफूज थी। थोड़ी देर उन्हीं सोचों में गुम उस सामने जंगल की तरफ देख रही थी, जब वो अपने कंधे पर कुछ लटकाए हुए उसकी तरफ आते नजर आया। कहाँ चले गए थे तुम, मुझे छोड़कर, वो भी अपने इस कुत्ते सॉरी प- टाइगर के पास। अगर ये मुझे खा जाता तो। वो फौरन उसके पास भाग कर आई थी। कितनी देर से टाइगर से जो डर टाइगर से उसे बेवजह में लग रहा था, वो अब खत्म हो चुका था। खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए गया था। तुम्हें रात को भूख नहीं लगती थी, अब तो लगी होगी नहीं लगी थी, अब तो लगी होगी ना। सोचा तुम्हारे जागने से पहले नाश्ते का इंतजाम कर लेता हूँ, फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। पता नहीं कब तक जंगल से निकलना होगा। हाँ स्वीट, तुम मेरे लिए सुबह सुबह जंगल से फ्रूट ढूंढ कर लाए हो। तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू। उसके हाथ से फ्रूट्स लेते हुए वहीं पानी के करीब बैठकर धोने लगी। शाज़म एक लम्हे में समझ गया था कि ये जो इतनी प्यारी शक्ल बनाकर उसने थैंक यू बोला है, वो सिर्फ अपनी भूख के ख्याल से ही बोला है। फ्रूट के साथ नाश्ता करने के बाद वो अपना सफ़र दोबारा शुरू कर चुके थे। वो काफ़ी देर बिना कुछ भी बोले उसके पीछे पीछे चलती रही, तो उसे कुछ हैरत हुई, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। वो ये अंदाज़ा तो लगा चुका था कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है और बोले बिना नहीं रह सकती। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? वो थोड़ा फिक्रमंद होते हुए पूछ रहा था। हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है। वो बड़े ही मासूम अंदाज में बोली थी। बहुत प्यारी सी लड़की थी वो। इस वक्त जितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन इतना चलने के बाद प्यास लगना बहुत आम सी बात थी। पानी किस तरफ मिलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं, अब तो हम इस आबशार से भी बहुत आगे निकल आए हैं। तुम पानी का इंतज़ाम तो पानी का इंतज़ाम कहाँ से करके दूँ? तुम थोड़ी देर सब्र कर लो, हो सकता है आगे कहीं से पानी का बंदोबस्त हो जाए। वो उसे देखते हुए कहने लगा, तो रिदम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और एक बार फिर से चलने लगी। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी मदद कभी नहीं करता। मैं तुम्हें अपने नाना जान से मिलवाऊंगी। मेरे नाना जान बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद ही बता रही थी, तो वो भी बहुत गौर से सुनने लगा और फिर दिलचस्पी से पूछने लगा, तुम्हारे नाना है और तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब है तुम्हारे वालिदैन, बहन भाई। वो बहुत दिलचस्पी से मौजू शुरू कर चुका था, जबकि दादा जान कह चुके थे कि उसके यहाँ आते ही वो खुद ही उसे सब कुछ बता देंगे। लेकिन शायद वो उसी से सब कुछ जानना चाहता था।
میرے والدین نہیں ہیں، میں چھوٹی سی تھی جب وہ انتقال کر گئے، اور نہ ہی میرے کوئی بہن بھائی ہے۔ نانا ہی ہے صرف میرے اس دنیا میں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب تم واپس ملو گے نا میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گی۔ تم مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دینا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ کیا تم اپنے نانا کے ساتھ رہتی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اس موضوع کو چھیڑا تھا۔ ارے نہیں، میں تو اپنی ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میرے نانا ایک بہت بڑے گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں ان کی حویلی ہے۔ وہ بہت امیر ہے اور مجھے بہت سارے پیسے بھی دیتے ہیں۔ میں تو ان پیسوں کو خرچ ہی نہیں کر پاتی، لیکن پھر بھی میرے نانا مجھے بہت سارے پیسے دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں اتنے پیسوں کا کیا کروں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی جاننے کے چکر میں تھا۔ وہ دیکھو گاڑی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس طرف سڑک ہے۔ وہ کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک ریدم نے بولنا شروع کر دیا۔ سامنے پہاڑ سے ایک کالے رنگ کی گاڑی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ ایک پلین سڑک جا رہی ہے۔ ہاں یقیناً وہاں پر سڑک ہوگی، چلو آؤ جلدی سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی لفٹ مل جائے اور ہم واپس ہوٹل پہنچ سکیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ فی الحال اس کے لیے سب سے ضروری ہوٹل واپس پہنچنا تھا، باقی ساری باتیں تو نانا جان بتا ہی دیں گے۔ اگر یہ دادا جان کی نواسی تھی تو اس کی کزن تھی، یعنی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اس کے حساب سے تو اس کی کوئی پھپھو نہیں تھی۔ نہ ہی گھر میں کبھی بھی دادا جان کی کسی بیٹی کا کوئی ذکر کیا گیا تھا، اور نہ ہی کبھی پھپھو کے حوالے سے کوئی رشتہ ملا تھا۔ تو پھر یہ اس کی کون سی پھپھو کی بیٹی نکل رہی تھی؟ اس کا انداز اور دادا جان کی بے شمار محبت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ان کی بہت قریبی ہے۔ کسی دوسرے کی بیٹی پر اپنی دولت خرچ کرنا یا پھر اسے اتنی اہمیت دینا اس کی سمجھ سے بہت باہر تھا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں آ رہی تھی جو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف وہ یہاں بہت خوش تھی، ذریعام بھی اسے بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اپنی پیار بھری میٹھی میٹھی شرارتوں سے وہ ہر دن اسے اپنے قریب سے قریب تر کر رہا تھا۔ وہ اسے پورا مری گھمانے پھرانے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے مری کبھی بھی نہیں آئی تھی، تو ایسے میں ذریعام کی اتنی توجہ اس کے لیے بہت خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ اسے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، کوئی مسلسل اس پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ وہ ذریعام کے بنا خود کو بہت خوفزدہ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، اسے اکیلے چھوڑ کر وہ خود بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو یہاں بھی اسے وہی سب محسوس ہونے لگا۔ وہ آگے پیچھے ہر طرف دھیان دے رہی تھی، اس کی خوفزدہ نظریں ہر طرف جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی چھٹی حس اس چیز کا اشارہ کر رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو ہر وقت اس پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ کیا ہوا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آیا تو یوں ہی اسے آگے پیچھے نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے دور جائیں گے تو یہاں کوئی آ جائے گا، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ ڈارلنگ کیا ہو گیا ہے، تمہیں اس طرح سے کیوں ڈر رہی ہو؟ یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور باقی یہ ہنی مون کپلز پلیس ہے۔ ہمارے علاوہ اور اس جگہ پر بہت سارے لوگ ہنی مون منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، شاید اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ شاید تم رش والی جگہ پر پہلے نہیں گئی، اس جگہ کافی رش ہے، آؤ نیچے کی طرف چلتے ہیں، وہاں نیچے ریسٹورنٹ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً ہی اس کے حصار میں اپنی جگہ بنائی تھی، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بناتا نیچے کی طرف جانے لگا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، صرف یہاں ہی نہیں بلکہ جب سے یہاں مری آئی ہوئی ہے وہ مسلسل خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی ہے، لیکن فی الحال ذریعام کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش لگ رہا تھا، اور امایا کو اس کی مسکراہٹ بہت دلکش لگتی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلی بار یوں اتنے لوگوں میں آئی تھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ سب صرف اس کا وہم ہو، تو ایسے میں ذریعام کو پریشان کرنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ڈر خود تک ہی رکھا، لیکن پھر بھی ذریعام اس کی خاموشی کو نوٹ کر چکا تھا، اور اب وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی وہ مسکرا دیتی تو کبھی پھر سے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتی۔
اس کا یوں بار بار آگے پیچھے دیکھنا ذریعام کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ اس کے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ممکن تھا کہ اس کے دشمنوں میں سے کوئی اس کی بیوی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا یا اسے ڈرانا چاہتا، لیکن یہ سوچتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا تھا وہ دشمنی بھی معیاری لوگوں سے کرتا تھا۔ ذریعام شاہ دشمن بھی سوچ سمجھ کر بناتا تھا، ایسا اس کا کوئی دشمن نہیں تھا جو اسے چھوڑ کر اس کی بیوی کو ٹارگیٹ کرتا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر وہ اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا، جہاں جاتے ہوئے وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی، اور اسے پرسکون دیکھ کر وہ خود بھی پرسکون ہو کر اس وقت کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ ان کی واپسی رات کو بہت دیر سے ہوئی تھی۔ کھانا وہ راستے سے ہوٹل میں کھا کر آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ تھک کر سو گئی تھی، جبکہ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے۔ اس نے تیسری دفعہ اسٹاف روم میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہی تھی۔ آج کل پیپر سر پر آ رہے تھے تو سر نے سختی سے چھٹیاں کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ایسے میں اس کے ایک ہفتے کی چھٹی والی اپلیکیشن آفس میں جاتی اور منظور ہو کر واپس آتی، ایسا تقریباً ناممکن تھا۔ باقی دو ٹیچرز کو تو اس نے آج مطمئن کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن سے تیاری کر لے گی، لیکن اپنے بھائی کی شادی پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اور ٹیچرز اس کی قابلیت سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ دو ٹیچرز نے تو اس کی اپلیکیشن پر سائن بھی کر دیا تھا۔ باقی مسئلہ اس کے کلاس انچارج سر یشام احمر کا تھا، جس سے بات کرتے ہوئے بھی وہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے اس کا کوئی بھی ٹیسٹ اتنا قابل قبول نہیں تھا جس کی بنا پر اسے چھٹیاں بآسانی مل سکے، تو ایسے میں وہ پریشان تھی۔ پرسوں کلاس ٹیسٹ کے بعد ان کی بہت انسلٹ بھی ہوئی تھی، اور کل کا ٹیسٹ بھی کافی برا تھا، لیکن کل اچھا نہ ہونے کے باوجود سر نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہوئے نہ جانے کیوں سر یشام احمر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے ایک بار پھر سے اس کو ٹیسٹ سمجھایا تھا۔ لیکن یہ منحوس ٹاپک اتنا عجیب تھا کہ ہر بار اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتا۔ ایک دو دفعہ انہوں نے دوسرے ٹیچر سے بھی مدد لینی چاہی تھی، اور ساری کلاس کو اس مسئلے میں گھرا دیکھ کر دوسرے ٹیچرز نے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے، اسے آپ کو بعد میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن سر یشام کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، وہ تو جیسے اس ٹاپک کے پیچھے لگ گئے تھے، ہر حال میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے اسٹاف روم کے اندر دیکھا تو اسے سر یشام کے ساتھ دو اور ٹیچرز بیٹھے نظر آئے۔ میں نہیں جا رہی ہوں، مجھے نہیں جانا، نہیں چاہیے چھٹیاں، میں بنا بتائے کر لوں گی اور واپس آ کر بے عزتی کروا لوں گی۔ وہ واپس پیچھے مڑتے ہوئے ان سے کہنے لگی تھی، نہیں تم جاؤ گی، یہ رولز کے خلاف ہے، تو میں اپنی چھٹیوں سے پہلے تمہیں اپنی چھٹیوں سے پہلے ہی سر کو بتانا پڑے گا کہ تمہیں چھٹیاں چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میشا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی جب اچانک ہی وہ اسٹاف روم سے باہر نکل کر آ گیا۔ آپ لوگ یہاں باہر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ وہ سیدھا ان کے پاس آیا تھا، جب میشا نے اس کے ہاتھ سے اپلیکیشن چھین کر سر کی طرف کر دی تھی، جسے اس نے فوراً تھام لیا تھا۔ سر، حرم کے بھائی کی شادی ہے اور اسے چھٹیاں چاہیے، دو ٹیچرز نے اسے اجازت دے دی ہے، آپ کے سائن کی ضرورت ہے، پھر ہم اسے پرنسپل آفس میں سبمٹ کر دیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز چلی تھی جبکہ حرم سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ آپ دونوں نے حرم کی اسسٹنٹ کی نوکری کب سے سنبھال رکھی ہے؟ وہ پیپر کھول کر درخواست پر سائن کرنے لگا، جبکہ اس کے سوال پر پہلے تو ان تینوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خود بھی ہنس دی۔ وہ سر، ہم کب سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے سائن لینے کے لیے چلے، لیکن یہ بار بار واپس جا رہی تھی تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ آنا پڑا، نازمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان میں سے کسی کو بھی امید نہ تھی کہ وہ اتنے سکون سے سائن کر دے گا۔ اور آپ کیوں نہیں آ رہی تھی مس حرم؟ اس نے مسکراتے ہوئے اب حرم سے سوال کیا تھا۔ سر، وہ ٹینشن تھی ٹیسٹ کی، ہم میں سے کسی سے بھی وہ ٹاپک ہینڈل نہیں ہو رہا، اور پھر آپ نے چھٹیاں کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، تو ایسے میں حرم کافی ٹینشن میں تھی۔ پتہ نہیں اسے چھٹیاں ملے گی یا نہیں، وہ ٹاپک کافی زیادہ اہم ہے جسے آپ لوگوں کو ہر قیمت پر ہینڈل کرنا پڑے گا، اور حرم کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی ہینڈل ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کرو، اور ٹاپک کے حوالے سے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں تمہیں کروا لوں گا۔ وہ اپلیکیشن اس سے واپس کرتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرا کر وہاں سے اندر چلا گیا تھا، جبکہ میشا اور نازمین تو اس کے مسکرانے پر ہی اتنی خوش ہو گئی تھی۔ ٹاپک کے حوالے سے اس نے کیا کہا انہوں نے دھیان نہیں دیا،
मुबारक हो, छुट्टियां मिल गई, अब इंजॉय करो खुदाश भाई की शादी को, वो दोनों उससे गले मिलते हुए कह रही थी, जबकि छुट्टियों की खुशी तो उसे भी बहुत ज़्यादा थी। अब वो भी अपनी भाई की शादी को खुलकर इंजॉय कर सकती थी। लेकिन सर उसे टॉपिक किस तरह से तैयार करवाएंगे, ये बात उसे समझ में नहीं आई थी। लेकिन फ़िलहाल उसने इस चीज़ पर अपना दिमाग खपाना ज़रूरी नहीं समझा था। दूसरी तरफ आज दिशम आखिरी पेपर देकर आई थी। अब वो बिल्कुल पुरसुकून थी। अब जो भी उसे तंग करना चाहता था खुलकर कर सकता था, क्योंकि सबसे अहम काम तो हो गया था। हरम तो सुबह काफ़ी परेशान लग रही थी, ये सोच के कि उसे छुट्टियां मिलेगी या नहीं, जबकि अपना आखिरी पेपर देकर वो स्टाफ रूम में आई थी और वहाँ टीचर्स को शादी का कार्ड दे डाला था। उसकी टीचर्स ने कहा था कि उसे फ़िलहाल शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी तरह कि किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने से पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। सभी लोग जानते थे कि उसका एक ख्वाब है, वो अपने ख्वाब को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसकी शादी की खबर सबके लिए ही काफ़ी हैरानकुन थी। उसने कह दिया था कि उसकी फैमिली उसकी शादी पर जोर दे रही है और वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती। और जहाँ तक बात उसके ख्वाबों की है, तो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाएगी। खुदा उसके साथ क्या करने वाला था और आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था, ये सोचे बिना उसने अपने आप के लिए एक चैलेंज तैयार कर लिया था। हमेशा से लड़ती आई थी, अपने ख्वाबों के लिए आइंदा भी लड़ने को तैयार थी। वो बाहर आकर बैठी जब प्यून ने उसे बताया कि उसकी गाड़ी आ चुकी है। आज भी वो इतनी जल्दी क्यों आ जाता था उसे लेने के लिए, अपना सामान समेट कर बाहर निकल आई थी। शुक्र है आज मोहतरमा जल्दी निकल आई। जल्दी आओ, लहंगा पसंद करने जाना है। अम्मा ने कहा था कि आज ये काम हर कीमत पर हो जाना चाहिए। वैसे मेरा इरादा तो हरम के साथ जाने का था, लेकिन वो अभी तक अपने कॉलेज से फारिग नहीं हुई, तो सोचा कि तुम ही पसंद कर लोगी, वैसे भी पहनना तो तुम्ही ने है। वो गाड़ी में बैठते हुए उसे कह रहा था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। मैंने पूछा कि कलर कौन सा पसंद है। उसके जवाब पर वो बदमज़ा होकर फिर से पूछने लगा। मैं कलर की नहीं, करियर की बात कर रही हूँ, उसने तब का जवाब दिया, जिस पर दिलकशी से मुस्कुराया। करियर की बात भी हो जाएगी, पहले कलर की बात हो जाए। हम लहंगा पसंद करने जा रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अगर आपने शादी के बाद मुझे मेरी पढ़ाई से मना किया या फिर आपकी कोई और डिमांड्स है तो आप मुझे अभी बता दें। अभी बताने से क्या होगा, निकाह तो हो चुका है। वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला था। क्या मतलब है आपका? अगर आपसे निकाह हो चुका है तो मैं आपकी गुलाम बन चुकी हूँ और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। वो हैरत से उसे देखते हुए कहने लगी, नहीं मोहतरमा, आप मेरे निकाह में आकर मेरी मनकूहा बन चुकी है और मज़ीद एक हफ्ते में आप मेरी बीवी बन जाएगी। पहले भी कहा था तुमसे, अभी भी कहता हूँ, अपनी जगह और अपना मकाम ठीक से समझ जाओ। वैसे शौहर अपनी बीवी की हर बात मानता है। हाँ, लेकिन अगर बीवी में बात मनवाने की काबिलियत हो तो। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, शौहर से बात मनवाने का हुनर सीख कर आओ, लड़की तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। वो शौक हो रहा था। आपने गाड़ी क्यों रोकी है यहाँ? वो गाड़ी रोकने पर हैरत से उसे देखते हुए पूछने लगी, तुम्हें शौहर से बात मनवाने के हुनर सिखाने के लिए। उसे खींच कर अपने करीब करते हुए उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। दिशम, जो इस इफ्ताद के लिए हरगिज़ तैयार न थी, अचानक उसके कॉलर पर अपना हाथ सख्ती से जमा गई। खुदाश पीछे हटा तो अगले ही लम्हे वो शीशे से जुड़कर बैठी थी। अगर दरवाज़ा लॉक ना होता तो यकीनन गाड़ी से ही निकल जाती। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से तुम अपने शौहर से हर बात मनवा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हुनर सीखना पड़ेगा। और मैं सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम्हें किसी और से सीखने में शर्म आती है। तो वो गाड़ी वापस स्टार्ट करते हुए उसे तंग करने लगा था, जबकि उसके बदले बदले अंदाज दिशम को सख्त परेशानी में मुब्तला कर रहे थे। दूसरी तरफ फाइनली उन दोनों को लिफ्ट मिल गई थी और अब उनका होटल का सफ़र दोबारा शुरू हो चुका था। उन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया था। पहले भी 2 गाड़ियां आई थी, लेकिन वो दोनों गाड़ी वाले अपने साथ इस खतरनाक कुत्ते को बिठाने को तैयार नहीं थे। और अब तीसरी दफ़ा उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो खुद भी कुत्तों से काफ़ी लगाव रखता था। रिदम को खुद भी कुत्तों से ना सही, लेकिन जानवरों से ख़ास लगाव था, इसलिए इन दोनों की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपने साथ शाइज़म के डॉगी को बिठाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उसने भी
उन दोनों को भेज दिया था और उसके साथ चलती रही थी। वो उसके लिए इतनी मुसीबत उठा सकता था तो क्या वो उसके कुत्ते के लिए थोड़ी देर पैदल नहीं चल सकती थी? गाड़ी ने उन दोनों को होटल की हदूद तक पहुंचा दिया था। अब आगे जाना है उनकी जाना अब आगे जाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। शुक्र है हम लोग यहाँ तो पहुँचे। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जंगल इतना लंबा है कि हमें आते हुए इतना वक्त लग जाएगा, या हम ज़रूरत से ज़्यादा ही चलते रहे हैं। रास्ते की तलाश में वो बोले जा रही थी, जबकि शायद उसे सुनते हुए कंधे उचकाकर आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर चाचा ने तो उन्हें दूर से ही आते हुए देख लिया था। वो खुद ही आधे रास्ते में उन्हें रिसीव करने पहुंच चुके थे। वो चाचा के सीने से लगकर कितनी देर उन्हें मुतमईन करती रही कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्राइवर चाचा को फिर भी बहुत सारी परेशानियां लाहक थी। उन्होंने फ़ौरन ही दादा जान को फ़ोन करते हुए उन्हें बताया था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि जानकर उनको हैरत हुई थी कि शाज़म भी उस किस्से के बारे में कुछ न कुछ जान चुका है। शाज़म बेबी तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे तो सारी रात परेशानी से नींद ही नहीं आई कि तुम्हें कहीं इस खतरनाक जंगल में कुछ हो न जाए। मारिया अचानक से भागती हुई उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। उसकी ये हरकत वहाँ मौजूद सबको ही नागवार गुजरी थी, जबकि जकी जो उसको देख कर वहाँ आया था, मारिया की हरकत पर उसने मुँह फेर लिया था। तुम ठीक हो ना? काफ़ी परेशान था मैं। आना चाहता था, लेकिन होटल की मैनेजमेंट ने हमें नीचे की तरफ नहीं आने दिया। बस ऊपर से ही तुम लोगों को ढूंढते रहे। पता नहीं तुम लोग किस तरफ निकल गए थे। जबकि उसकी नाजुक सी बिल्ली को उसके हवाले करते हुए बताने लगा कि शायद किटी खुद भी उसे काफ़ी मिस कर रही थी। हाँ, तुम्हें पता है हम जंगल में बहुत आगे निकल गए थे। वहाँ इतने खतरनाक जानवर थे। हमने वहाँ डायनासोर देखा, और ना वहाँ पर बहुत बड़ा। एक मिनट, डायनासोर तो दुनिया से नापेद हो गए हैं ना? वो हैरानगी से देखकर पूछने लगा था, जबकि शाज़म नफ़ी में सर हिलाता होटल की तरफ जाना चाह रहा था। अरे दुनिया से नापेद हो गए हैं, लेकिन यहाँ इस जंगल में मैंने देखे हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली तो ज़कीना ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और मारिया को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए ड्राइवर चचा के साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया। मारिया भी खुद को इस हद तक इग्नोर करने पर थोड़ी परेशान हुई, लेकिन शाज़म को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके गले लगने पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन उसकी इस हरकत पर उसने उसे कुछ कहा भी नहीं था। तुम रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करके आती हूँ, वो उसका हाथ थामते हुए बोली। तो शाज़म ने उसे घूर कर देखा। ये बला तो उसके पीछे ही पड़ती जा रही थी। उसने हाँ में सर हिलाकर अपना हाथ उसके बाजू से निकाल लिया। ये छिपकली तो पीछे लग गई है तुम्हारे पीछे लग गई है तुम्हारे। तुम तो कह रहे थे कि तुम उससे जान छुड़वाना चाहते हो, और अब उसके साथ अहम अहम काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती लग रही है। तुम दोनों की रिदम शरारत से हंसते हुए बोलने लगी। उसकी बात पर वो बिना कुछ बोले कंधे उचकाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो भी उसके पीछे ही आई थी, क्योंकि वो ज़की के चेहरे से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मारिया का होना या ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो फिर शायज़म इसमें इंटरेस्ट ले रहा था तो उसे क्या एतराज़ हो सकता था। दूसरी तरफ तुम्हें यहाँ पर मैं नज़रें घुमाने के लिए नहीं, कुछ पसंद करवाने के लिए लेकर आया था। क्या तुम्हें अब तक कुछ भी काबिल कबूल नहीं लगा? वो उसके साथ ही मार्केट में आई थी, लेकिन यहाँ पर उसे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी उसकी चॉइस के मुताबिक नहीं था। बहुत खूबसूरत लगे होने के बावजूद उसकी पसंद का कोई कलर यहाँ मौजूद नहीं था। नहीं, मुझे यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, वो उसे देखकर मिस्कीन सूरत बनाकर बोली। कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ है देखने लायक, कहीं और चलते हैं। और वो उसकी मायूस शक्ल देखकर बोला। अपनी पसंद का दुल्हा तो उसे नहीं मिला था। वो चाहती थी कम से कम अपनी पसंद का लहंगा ही उसे मिल जाए। लास्ट मोमेंट पे लहंगा लेने कौन आता है? ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए थी आपको। एक ही दिन होता है पूरी ज़िंदगी में दुल्हन बनने के लिए, कम से कम लहंगा तो ऑर्डर पर पहले ही तैयार करवा लेना चाहिए। अब ये लास्ट मोमेंट में कहाँ से मिलेगा? मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा। वो सख्त बेजार लग रही थी। अब अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हम तुम्हारी वजह से इतने लेट हैं, तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन अब बुरा लगता है तो बेशक लगता रहे, क्योंकि यही असल वजह है। मैंने
खुद ही तुम्हारा लहंगा तैयार करवाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि लहंगा तुम अपनी पसंद के मुताबिक खुद पसंद करके लो। अब तुम मेरी इस बात पर यकीन करती हो या नहीं ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन वजह यही है। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देते थे। वो उसकी बात से इम्प्रेस हुए बिना बोली थी। तुम कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ थी पिछले दिनों, मैं नहीं चाहता था कि तुम डिस्टर्ब हो। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लग जाता कि 2 किताबों में सिपलियाँ इस लहंगे की वजह से आ गई, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लहंगा पसंद करने ले गया था। वो इतने मज़े से बोला था कि दिशम का मुंह खुला का खुला रह गया। अस्तगफुरुल्लाह सिपलियाँ आई, आपकी अल्लाह ना करे कि मेरा कोई रिकॉर्ड ख़राब हो। आप तो चाहते ही यही है कि मैं फ़ेल हो जाऊं और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाए और आप पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता इंसान बन जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ख़बरदार जो ये लहंगे वाला इल्ज़ाम मेरी मसरूफ़ियत पर लगाया। अभी शादी में 5 दिन बाकी है, मैं खुद ही अपना लहंगा पसंद कर लूँगी। वो मुँह बनाकर जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि खुदाश मज़े से उसके पीछे ही आया था। काशी डिज़ाइन से लहंगा लूँगी, काशी डिज़ाइन से लहंगा लूँगी, बस फैसला हो गया। वो उसकी गाड़ी में बैठते ही बोली थी। तो फिर पहले बता देती, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, इतना घुमा फिरा क्यों रही हो। यूनिवर्सिटी के बाहर से बता देती, बाज़ारों में चक्कर काटते काटते अब मुझे भूख लग रही है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो दिशम ने उसे घूर कर देखा। वो उसे घुमा रही थी या वो खुद ही कभी उसे इधर तो कभी उधर लेकर जा रहा था। फजूल में इतना वक्त बर्बाद कर दिया है, चलो आओ मेरे साथ लंच कर लो, तुम्हारे साथ आने का कुछ तो फ़ायदा हो। वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी करते हुए उससे कहने लगा, मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया है। वो उस सदमे से देखने लगी। बहस करने वाली औरतें अपने शौहर से बात मनवाने का हुनर नहीं रखती। वो उसे देखते हुए शरारत से बोला था। फिर से हुनर की बात पर वो फौरन गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। वैसे आज पूरा दिन हुनर सीखने के अलावा कुछ अच्छा काम नहीं किया है तुमने। अगर तुम कहो तो एक और क्लास। दूर रहे मुझसे, खुदा के लिए मुझे भूख लग रही है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए तकरीबन भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली गई, जबकि वो भी दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे ही आया था। तुम्हारी भूख तो मैं शादी के बाद ख़त्म करूंगा मिसेस। मेरी बाहों में आकर जब एक एक बात का हिसाब दोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि खुदाश काज़मी तुम्हारे मामले में कितना जालिम है। और हुनर तो तुम्हें सारे सीखने पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपनी बातें मनवानी है तो माननी तो तुम्हें मेरी भी पड़ेगी। सारी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम भी खुदाश काज़मी नहीं। वो सुकून से गाड़ी लॉक करते हुए उसके पीछे ही आ गया था, जो रेस्टोरेंट के अंदर खड़ी उसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो तकरीबन भागते हुए अपने कॉलेज दूसरी तरफ वो तकरीबन भागते अपने कॉलेज से बाहर निकली थी। चेहरे पर खुशी साफ इस बात का पता दे रही थी कि उसकी छुट्टियां मंजूर हो चुकी है। खुदाश तो उसके चेहरे की रौनक देखकर ही खुश हो गया था, जबकि खुदाश के साथ आगे अपनी सीट पर दिशम को बैठे देख उसे बहुत खुशी हुई थी। वो बिना कुछ भी बोले पिछली सीट खोलकर अंदर बैठ गई थी, जबकि वो तो पता नहीं कौन से ध्यान में लगी हुई थी। उसे पता भी ना चला कि कब हरम का कॉलेज आया, कब गाड़ी रुकी और कब हरम पिछली सीट खोलकर बैठ चुकी थी। हरम सॉरी, मैं तुम्हारी जगह बैठ गई, तुम आगे आओ। उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला था। अरे नहीं नहीं, वो मेरी नहीं आपकी जगह है। इतने सालों से मैं आपकी जगह पर बैठती रही, लेकिन आज आप अपनी जगह पर बैठी हैं। वैसे माशाल्लाह आप दोनों प्यारे लग रहे हो एक साथ। मेरा दिल कर रहा है मैं आप दोनों की तस्वीर ले लूं। और बिल्कुल बेफिक्र रहे, कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो मैं शादी से पहले टाइम देती हूँ आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे आज भी वीरो जल्दी पहुंच गए होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में। वो शरारत से भरपूर लहजे में पूछ रही थी। हरम हो गया मजाक बेटा, अब बस। उसे खुदाश की आवाज़ सुनाई दी तो वो सीधी होकर बैठ गई। इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करता, कॉलेज गेट से बाहर निकलते आदमी को देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। ये कौन है? उसने अपनी हैरत को छुपाए बिना हरम से पूछा था। मेरे खड़ूस टीचर है, इनकी आपके सामने मैं बहुत तारीफ़ भी करती हूँ। उनका नाम सर यशाम है और ये मेरी क्लास के इंचार्ज है। और वो बड़े मज़े से बता रही थी। वो और कुछ बताती कि अचानक ही उसे अपनी तरफ देखते पाकर यशाम ने मुस्कुराकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। वो भी गाड़ी से निकल आया था। अस्सलामुअलैकुम, मुबारक हो, शायद आपकी शादी है। उससे हाथ मिलाते हुए शाम ने मुस्कुराकर कहा था। जी खैर मुबारक, मेरी शादी ही है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? खुदाश ने अपनी हैरत छुपाए बिना उससे पूछा था। हो सकता है हम पहले मिले हो, लेकिन मेरा ताल्लुक़ लंदन से है। मैं यहाँ तकरीबन 4.5 महीनों से इस कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। उसकी हैरत पर उसकी दिलकशी में इजाफा हुआ था। फिर शायद ये मेरी गलतफहमी होगी। हो सकता है कि हरम को लाते या ले जाते कहीं मैंने आपको देखा हो। खुदाश ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा तो उसने भी कंधे उचका दिए। ऐसे में आपके निकाह में
वैसे मैं आपके निकाह में भी आया था, हो सकता है आपने मुझे तब देखा हो। वो वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा जब ये शाम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसका मतलब हुआ कि आप मेरी शादी पर इनवाइटेड है, शादी पर मुलाकात होगी। वो मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं, मैं आपकी शादी पर इनवाइटेड नहीं हूँ, आपकी बहन ने मुझे इनवाइट नहीं किया, वो सिर्फ अपने दोस्तों को ही इनवाइट करती है। उसने एक नज़र हरम की तरफ देखा, जो उनकी बातें सुन तो पा रही थी, लेकिन उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर थोड़ी नर्वस हो गई थी, कहीं सर ने उसकी शिकायत तो नहीं कर दी। हाँ हाँ हाँ, मैं माज़रत हुआ हूँ, आप मेरी शादी पर ज़रूर आ रहे हैं। उसने ना सही, लेकिन मैंने आपको इनवाइट किया है, याद रखिएगा, खुदाश ने दोस्ताना अंदाज में कहा। तो हिशाम ने हाँ में सर हिला दिया। अब दुल्हा खुद इनवाइट कर रहा है तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए उससे बोला था, ये हुई ना बात तो शादी पर मुलाकात होगी। वो मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गया था, जबकि शाम चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट लिए अपने हाथ में मौजूद की चेन को घुमाते हुए वापस अंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ सिर्फ सोने के लिए आने वाली हो तो ये काम हम घर पर भी पूरा कर सकते थे। उठो, आज एक और जगह पर लेकर चलता हूँ तुम्हें। वो नहा कर निकला तो उसको अब तक बिस्तर में घुसे पाकर कहने लगा, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, इतनी सर्दी में मैं बस बिस्तर से भी नहीं निकलना चाहती हूँ। और आपको घूमने की पड़ी है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, कमरे में ही रहेंगे। वो फैसला करते हुए बोली तो जरियाम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट और आंखों में शरारत चमकी थी। कोई एतराज़ नहीं, जाने मन, आपका हुक्म। सर आंखों पर वो शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि अगले ही लम्हे अमाया बिस्तर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाय रे किस्मत, वो उसका बाजू पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। वो झटके से उसे बेड पर गिराता उसके साथ ही ऊपर आ गया। आप जो कहेंगी मिसेज वही होगा, आपको नहीं जाना बाहर तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, हम बेडरूम में भी खुलकर इंजॉय कर सकते हैं ना। उसकी शेरक पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरते हुए वो उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा कर चुका था, जबकि उसकी मूंछों की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करती वो खुद में सिमट कर रह गई। हम बाहर चलते हैं, यूं कमरे में तो सिर्फ बोर ही होंगे ना। उसे अपने पीछे से घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी थी। उसका जोरदार कहकहा पूरे कमरे में बुलंद हुआ था, क्यों इतनी जल्दी कमरे में रहने की ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी? अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं अपनी इस हसीन बीवी के हसीन रूप की खराज तहसीन पेश करके अपनी बेकरार सांसों को राहत ना पहुंचा लूं। और ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को मद्देनज़र रख कर कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बाहर नहीं जाना। और अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना तो मेरी बोरियत का कुछ इंतज़ाम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। दरियाम उसके नाजुक उदास लबों को अपने लबों में कैद करते हुए उसकी सांसों की खुशबू को खुद में बसाए जा रहा था। उसके दोनों हाथों को बेड से लॉक करते हुए थोड़ी ही देर में पूरी तरह से उस पर काबिज होते हुए उसके सांसों में हलचल मचा चुका था, जब अचानक ही कमरे की खिड़की पर एक जोरदार पत्थर आ लगा। वो दोनों लम्हे में होश की दुनिया में वापस आए थे। वो जल्दी से उठता खिड़की के पास आया था, जो पत्थर लगने की वजह से चकनाचूर हो चुकी थी। अमाया का तो खौफ से बुरा हाल हो रहा था। इस तरह अचानक हुई हरकत पर वो परेशान हो गई थी, जबकि वो शर्ट पहनता गुस्से से कमरे से निकल गया था। और उसके कमरे से निकलते ही अचानक किसी ने खिड़की से अंदर छलांग लगाई थी, जिस पर वो हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखे उसे देख रही थी। आई एम रियली सॉरी सर, पता नहीं किसने घटिया हरकत की है, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आइंदा आपको इस तरह की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। वो बहुत गुस्से से मैनेजर के पास आया था। इस तरह की घटिया हरकत पर उसका पारा हाई हो चुका था। मैनेजर की बार बार माजरत करने पर वो उसे वॉर्न करके वापस कमरे में आया तो उसने अमाया को शीशे के सामने खड़ा देखा। उसका पहला ध्यान खिड़की की तरफ गया था। कोई आया था कमरे में? उसने उसे देखते हुए पूछा, जो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में बेतरतीब हाथ चला रही थी। नहीं तो कोई भी नहीं आया, वो फौरन बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। पक्की बात है? वो फिर से उससे पूछने लगा। अमाया ने अपने आप को नॉर्मल जाहिर करते हुए मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो हंकारा भरता खिड़की की जानिब आकर देखने लगा।
اس کی آنکھ رات کافی دیر سے کھلی تھی، وہ بھی بے دھیانی میں۔ جب اس کا ہاتھ اپنی بائیں سائیڈ پر گیا، اپنے قریب کسی کا وجود محسوس نہ کرتے ہوئے وہ اٹھ گیا تھا۔ امایا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشان سا واش روم کی طرف دیکھنے لگا، جس کی لائٹ آف تھی، مطلب کہ وہ کمرے میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اب اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوا تھا۔ زریعہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ دروازہ کھلا تھا، اس کا مطلب تھا امایا کمرے سے باہر گئی ہے، لیکن ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امایا جیسی ڈرپوک لڑکی اس طرح سے کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ جس طرح کی بزدل طبیعت رکھتی تھی، کمرے سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور اس طرح رات اندھیرے میں کمرے سے نکل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ تو اسے بنا بتائے واش روم تک نہیں جاتی تھی، تو وہ اس طرح کمرے سے کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پریشانی سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکلا، لیکن ریسیپشن پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں رکنے کی بجائے وہ باہر نکل گیا تھا۔ آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہوئے اس نے امایا جو کہیں بھی نہ دیکھ کر واپس اندر کی راہ لی تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ کمرے سے اکیلی نکلے۔ مجھے اندر ہی جا کر دیکھنا چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح رات کی تنہائی میں باہر آ جائے۔ اس وقت تو ہوٹل ریسیپشن پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں دوبارہ قدم رکھتے ہوئے واش روم چیک کیا اور پھر کھڑکی کے پاس آیا۔ لائٹ آن کر کے وہ چینجنگ روم کی طرف آیا ہے۔ یہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ اب اس کا شک ختم ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں تو ہرگز نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو سامنے ہی ہوتی۔ اس کمرے میں ایسی کوئی پوشیدہ جگہ تو نہیں تھی جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جاتی۔ اب اس کی پریشانی صحیح معنوں میں شروع ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا جو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ اس وقت آدھی رات کو کمرے سے باہر کیوں گئی تھی؟ دماغ خراب ہو گیا تھا تمہارا؟ میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، باہر تک سے ہو کر آیا ہوں میں، اور تم کمرے میں تھی ہی نہیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ غصے سے اس کو دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے بے حد قریب کر کے کہنے لگا۔ اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر چکا ہے۔ میں خاموش، یہ سب کچھ میں نہیں سننا چاہتا۔ کہاں گئی تھی تم؟ یہ بتاؤ مجھے، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ امایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اتنی رات کو مجھے بتائے بنا کہاں گئی تھی تم؟ اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری تھا تو کیا تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ اس طرح آدھی رات کو کمرے سے نکلنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بھی تب جب میں سو رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی بہانہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ تو کیا تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ اسے جانچتی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے اور چہرے کو چھو رہا تھا، جیسے اس کی طبیعت کی خرابی کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ آئندہ مجھے بتائے بنا کمرے سے باہر نکلنا مت۔ میں باہر تک تمہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ کہاں تھی تم؟ کس طرف گئی ہوئی تھی؟ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ امایا کو سکون ہوا تھا۔ وہ اس کی طبیعت خراب والی بات پر یقین کر چکا تھا۔ اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ باہر گئی، لیکن پھر ڈر لگنے لگا تو واپسی کے لیے پچھلے راستہ لے لیا۔ وہ اپنے بہانے کو مضبوط کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اگر اب بھی طبیعت نہیں سنبھلی تو میں ساتھ چلتا ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ وہ اس کے بعد لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوا کہنے لگا۔ یقیناً وہ اس کی بات پر پوری طرح یقین کر چکا تھا۔ نہیں، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ امایا، اس نے اسے چاہت سے پکارا تھا۔ جی، اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بولی۔ میں تم پر بہت یقین کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ امایا کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ میں ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، لیکن جھوٹ برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے امایا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، لیکن اس کے دل سے بس یہی آواز آ رہی تھی، نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر امایا اس سے کیا چھپا رہی تھی؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔